Hello everyone, welcome to my channel Commerce and Economics with me. Previous video में we have studied the aggregates of national income. National income के कुछ aggregates थे, disposable income के कुछ aggregates थे. अब हम पढ़ेंगे कि वो methods कौन से होते हैं जिसमें हम national income का calculation करते हैं. Now guys, these methods are very important. आप सबको पता है कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है रिगार्डिंग द मेथड विच इज़ यूज्ड इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एकेडमिक्स, फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, फॉर योर यूजी पीजी, जो भी आपका अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट है. साथ के साथ यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये तरीके आपको आने बहुत ज़रूरी हैं कैसे आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं. तो इन दिस वीडियो वील बी स्टडिंग द वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन मेथड. तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं. बहुत बेसिक अगर आपको समझना है तो आप प्लीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को जाकर एक बार देख लें, उसमें आपकी सीरीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सबसे पहले आ जाते हैं पॉइंट्स पे. जो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO is entrusted with the task of estimating national income in India. नेशनल इनकम के कैलकुलेशन का जो पूरा टास्क है इंडिया में वो CSO को दिया गया है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. वो बैठ के सबकी कैलकुलेशन करती है नेशनल इनकम की. सेकेंड पॉइंट सेज वाइल मेजरिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को मेजर करते वक्त इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि नेशनल इनकम इज़ टेकन इन द सेंस ऑफ NNPFC. NNPFC को ही नेशनल इनकम कंसिडर करते हैं. तो ये आपको ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है. अब हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला मेथड है प्रोडक्शन मेथड ऑब्लिक नेट प्रोडक्ट मेथड ऑब्लिक वैल्यू एडेड मेथड. ये तीनों इसके नाम हैं. डोंट गेट कंफ्यूज कि अगर एक नाम आपने पढ़ा है तो प्लीज़ आप तीनों को एक बार नज़र डाल लें. अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे कि ये मेथड होता क्या है. The net product or value added method or production method measures national income as the sum total of net final output produced by all producing units during a year. जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं किसी एक कंट्री में, उस पूरे साल में उन प्रोडक्शन यूनिट्स ने कितना प्रोडक्ट बनाया है या कितना प्रोडक्शन किया है पूरे साल में उन सारे प्रोडक्शन यूनिट्स ने, उसका सम, उसका एडिशन जो निकल कर आता है उसे कहा जाता है नेशनल इनकम में. मतलब उसे कन्वर्ट करके उसकी नेशनल इनकम निकाली जाती है. उन सब प्रोडक्ट्स की वैल्यू एक पूरे साल में जितने भी, अब ये आपको समझ में आएगा सेक्टर के हिसाब से. जब हम चैनल पे व्हेन वी हैव स्टार्टेड द चैनल तो उसमें एक वीडियो आई थी सेक्टर्स, जिसमें पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर, इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. 3 सेक्टर्स पढ़े थे. सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने प्राइमरी सेक्टर पे. वी ऑल नो दैट देयर आर 3 सेक्टर्स. पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी एंड थर्ड सेक्टर इज टर्शरी सेक्टर. ये 3 सेक्टर्स हैं. ठीक. नाउ गाइस, प्राइमरी सेक्टर में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर में वो सारे काम होते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट करके हों. जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, उसमें भी हम, क्योंकि एग्रीकल्चर एक नेचुरल रिसोर्सेज से रहकर जुड़ा हुआ काम है. एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री अगर हम करते हैं, फिशिंग करते हैं, माइनिंग करते हैं, क्वारिंग करते हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके प्राइमरी सेक्टर के. तो इस प्राइमरी सेक्टर में जितना भी इस तरीके का काम हुआ, लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वारिंग, तो ये सारे काम हुए, तो उन सब कामों की जितनी भी वैल्यू है, उनसे जितना भी प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन की जो भी वैल्यू है, उसकी जो भी कीमत है, वो सारी इसमें आती है. अब हम सेकेंडरी वाले प्रोड्यूसिंग यूनिट की बात करते हैं. जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है. इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है. रॉ मटेरियल का पूरा प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में होता है और उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके फाइनली कोई प्रोडक्ट बनाना, जैसे कि कॉटन को यूज़ कर लिया यहाँ पे और कॉटन के कपड़े बना दिए, या गन्ने का इस्तेमाल करके चीनी बना दी, तो वो सारी चीज़ें यूज़ करके जब हम यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन करते हैं तो वो सारा प्रोडक्शन करने का सारा काम हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या फिर सेकेंडरी सेक्टर में आता है.
इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस हो गई, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें हमारी सेकेंडरी में आती हैं। जो भी चीज़ें बनाकर किसी इंडस्ट्री में, किसी प्रोडक्शन यूनिट में बनाकर उसका काम यहाँ पे लगाया जाए, उसको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड सेक्टर इस टर्शरी सेक्टर, या फिर इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सर्विस सेक्टर में वो सारे काम होते हैं जो कि नॉन टैंजिबल गुड्स होते हैं, लाइक सर्विसेज। जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट की सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, वो सारी सर्विस वाली चीज़ें आ जाती हैं इस सेक्टर में। प्रोडक्शन करने वाले जितने भी प्रोडक्शन बने हैं, उनकी सारे प्रोडक्ट्स की कीमत क्या है, उसका सारा कैलकुलेशन सेकेंडरी में होता है, और इसको भी ऐड कर दिया जाता है। थर्ड सेक्टर है टर्शरी सेक्टर, जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं उन सब की कीमत क्या है, वैल्यू क्या हुई है, उन सब का एडिशन करके, अब जब इन तीनों सेक्टर्स से जो भी प्रोडक्शन हुआ उन सब का हम एडिशन करेंगे, तब जाकर हमारी नेशनल इनकम आएगी, मतलब नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, NNPFC। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हम NNPFC को ही कंसीडर करते हैं एज अ नेशनल इनकम। तो ये एक फॉर्मूला है, आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। NNPFC इज इक्वल टू, मतलब नेशनल इनकम कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ ग्रॉस आउटपुट। ग्रॉस आउटपुट में हमारा क्या क्या ऐड हो जाएगा। जब हम ग्रॉस आउटपुट की बात करते हैं तो इस ग्रॉस आउटपुट में होता है P प्लस सेकेंडरी सेक्टर S प्लस T। PST मतलब इन तीनों सेक्टर्स में जो भी आउटपुट निकला, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों सेक्टर्स में जो भी आउटपुट निकला, उन तीनों का सम टोटल। ठीक, उन तीनों के सम टोटल में हम क्या माइनस करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब आपको मैंने स्टार्टिंग में जब नेशनल इनकम समझाया था, नेशनल इनकम में जब बेसिक समझाए थे, उसमें एक वर्ड था इंटरमीडिएट गुड्स। तो मैंने बताया था कि उस वक्त इंटरमीडिएट गुड्स हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इसमें आप इंटरमीडिएट, उस पूरे की टोटलिटी में से आप इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड कर देंगे। डेप्रिसिएशन साल भर में जो भी हुआ है मशीन्स के ऊपर, वो भी एक्सक्लूड कर देंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। जब हम इन तीनों के सम में से, इन तीनों में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, इन तीनों के जो टोटल आया है, उस टोटल में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, तब जाकर हमारा क्या निकल के आएगा, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, NNPFC या फिर नेशनल इनकम। तो ये है हमारा तरीका नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। अब हम आते हैं नोटेबल पॉइंट्स पे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं, ध्यान में रखने हैं जब भी हम बात करें नेशनल इनकम के कैलकुलेशन की। तो सबसे पहला पिन पॉइंट जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, सेल ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स या फिर सर्विसेज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ GNP। अगर कोई एग्जिस्टिंग गुड है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो उसको हम GNP में इंक्लूड नहीं करेंगे। नाउ इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग वाले एक वीडियो में पढ़ाया था, जो बेसिक्स पढ़े थे, कि जितनी भी एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट गुड्स हैं, उनको हम इसीलिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि जब वो बने थे, जब वो करंट ईयर में जब जिस साल भी वो बने थे, उनका प्रोडक्शन तो नहीं हुआ है उस साल में। एग्जिस्टिंग मतलब सपोज जैसे कि अगर हम बात करते हैं, फिर से समझते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं साल 2018-19 की, 2018-19 में जितनी भी गाड़ियाँ बनी, जितनी भी चीज़ें बनी, वो सारे कौन से सेक्टर में आएंगी, वो सारे आएंगी हमारे सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है। जितनी भी गाड़ियाँ बनी 2018-19 में, उन सबको हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें इंक्लूड करना है। ठीक, अब सपोज़ कुछ ऐसी कार हैं जो 2016 में बनी हुई थी लेकिन फिर भी हैं, अभी ख़राब नहीं हुई है, तो क्या हम उनको ऐड करेंगे? नहीं, उनका हम ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनका एडिशन हम 2016-17 में जब नेशनल इनकम निकाल रहे थे तब हम उनको ऐड कर चुके हैं, इसलिए 2018-19 में हम उन 16 वाली कारों को ऐड नहीं करेंगे। तो बस यही चीज़ है यहाँ पे कि जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, वो हालांकि बने वो पहले थे लेकिन फिर भी अभी भी हमारे शोरूम में खड़े हुए हैं, इसलिए हम उन्हें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उनका कैलकुलेशन तो हम पहले ही कर चुके हैं। इसी तरह से जो सेकेंड हैंड कार्स होती हैं, जो अगर सपोज़ इस साल में जैसे मैंने आपको कोई कार बेच दी, या मैंने किसी को कोई कार बेची है, तो उस कार की वैल्यू भी ऐड नहीं होगी क्योंकि वो कार जब बनी थी तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होकर उनके पास आ चुकी है, तो इसलिए उसका हम इंक्लूजन नहीं करेंगे। सेकेंड नोटेबल पॉइंट हमें क्या कहता है, एज इंक्रीज इन इन्वेंट्री मस्ट बी कंसिडर्ड अ फाइनल गुड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स करेंट प्रोडक्शन। इंक्रीज इन इन्वेंट्री
कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन्वेंट्री को यूज़ कर लेते हैं, लाइक इसको पहले तो हाईलाइट कर दें, इंक्रीज इन इन्वेंट्री मस्ट बी कंसीडर्ड अ फाइनल गुड। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पर कुछ प्रोडक्शन चल रहा है, एकदम से गुड्स ख़त्म हो गए, मतलब रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, तो नया रॉ मटेरियल हमें लाना पड़ा, तो वो भी हम लेकर आए। तो उसमें उस इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो ऑलरेडी आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक था, उस स्टॉक में आपने फिर से कुछ रॉ मटेरियल ऐड किए, तो उससे आपकी इन्वेंट्री थोड़ी सी बढ़ गई। उसको भी हमें कंसिडर करना है एज अ फाइनल गुड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स करंट प्रोडक्शन, क्योंकि वो करंट प्रोडक्शन जो अभी इस साल होने वाला है 18-19 में, उसमें उसका यूज़ करेंगे। देन कम्स इलीगल इनकम इज़ एक्सक्लूडेड। इलीगल इनकम्स हमेशा एक्सक्लूड कर दी जाती हैं, उन्हें ऐड नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देयर इज़ नो क्लैरिटी। वैसे भी इलीगल इनकम जैसे कि आपने गैम्बलिंग से कमाया हुआ पैसा या इन सब चीज़ों से कमाया हुआ पैसा, हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट जब भी CSO वाले करते हैं तो इसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि आपको पता होगा कि लोग इलीगल इनकम को छिपाते हैं, वो ज़्यादा उसे उजागर नहीं करते कि हाँ मैंने इतने पैसे यहाँ से कमाए, इतने पैसे गैम्बलिंग करके कमाए। तो इसीलिए उसका कोई प्रॉपर डेटा, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि हाँ इस पर्टिकुलर इंसान ने कितना कमाया होगा। दैट इज़ वाई दिस इलीगल इनकम इज़ ऑलवेज एक्सक्लूडेड while the calculation is going on. Fourth point says farmers produce. फार्मर जो भी प्रोड्यूस करता है, अगर वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, अगर सपोज कोई एक फार्मर है जो गेहूँ उगा रहा है, वो अपने खुद के परिवार के लिए उगा रहा है, ठीक, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, या फिर उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड घर, अगर कोई एक इंसान है जिसके पास एक घर है, उसके पास एक और घर है, वो दोनों घरों में रह रहा है, वो भी उसने सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद से ऑक्यूपाई कर लिया है। और इस केस में क्या होता है, अगर फार्मर अपने लिए खुद प्रोड्यूस कर रहा है या कोई ओनर है, कोई मकान मालिक है, वो अपने मकान जो उसे रेंट पे उठाना था वो खुद उस मकान में रह रहा है, तो इन दोनों केसेस में जो इम्प्यूटेड वैल्यूज़ होती हैं, इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड वैल्यूज़, वो इंक्लूड किया जाता है GNP में, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक घर की ओनर हूँ, अपने घर में खुद ही मैं रह रही हूँ, तो मेरे उस पर्टिकुलर घर को जो कि किसी को रेंट पर दिया जा सकता था, उस पर मैं खुद रह रही हूँ, तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू, उसका एटलीस्ट उसका कुछ अप्रॉक्स करके कुछ किराया जो भी होगा, वो इम्प्यूट करके, वो एस्टिमेट करके कि हाँ ठीक है, अगर ये बंदी यहाँ पे रह रही है तो उसका एटलीस्ट इतना किराया तो हो गई, उसे इंक्लूड कर लिया जाता है GNP में। इसी तरह से फार्मर के साथ भी यही होता है, अगर वो कुछ अपने लिए प्रोड्यूस कर रहा है, अपने परिवार के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू भी ऐड कर ली जाती है कि बाई चांस अगर ये हम मार्केट में उतारा होता तो इतना होगा, उस हिसाब से उसकी भी वैल्यू ऐड कर ली जाती है। देन कम सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ। सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ जैसे कि वो आपके लिए खाना बनाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, ये सारी चीज़ें करती हैं, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सर्विस है, हालांकि टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो सर्विस है, तो टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, बट क्योंकि एक हाउसवाइफ की सर्विस है, हाउसवाइफ को हम पेमेंट नहीं करते कि ठीक है तुम खाना बनाओ, हम तुम्हें पेमेंट दे देंगे, तुम कपड़े धो हम तुम्हें पेमेंट दे देंगे। अगर ऐसा होता तब तो उनकी वो चीज़ें ऐड होती, सर्विसेज, तब तो उनकी सर्विसेज सर्विस सेक्टर में ज़रूर ऐड होती, क्योंकि उससे उनका कुछ इनकम हो रहा है। इनकम पर कैपिटा में जितना भी, पर कैपिटा मतलब पर बंदा जितना भी कमाएगा वो अल्टीमेटली नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ज़रूर काउंट होता है, ठीक। बट क्योंकि कोई सर्विस जो दे रही हैं उसका बदले में कुछ ले नहीं रही हैं, कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, कोई सैलरी नहीं मिल रही है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए अल्टीमेटली कोई प्रोडक्शन भी नहीं हुआ, फ्री में काम कर रही हैं, फ्री में सब कुछ कर रही हैं, तो उसको ही हम इसलिए इसी रीज़न की वजह से एक्सक्लूड कर देते हैं। लास्ट, सेल या परचेज ऑफ बॉन्ड्स और शेयर्स इज़ एक्सक्लूडेड। हम जो बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनकी ख़रीदना या उनको बेचना हम हमेशा एक्सक्लूड कर देते हैं नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। वो इसीलिए क्योंकि जो बॉन्ड्स और शेयर्स को ख़रीदना बेचना है वो सिर्फ एक ट्रांसफ़र होता है। अगर आज मेरे पास है कोई शेयर तो मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँगी, ठीक। आपको नहीं समझ आ रहा तो आप किसी और को ट्रांसफ़र कर दोगे, तो इस तरह से सिर्फ ट्रांसफ़र होता है उस पर्टिकुलर शेयर का या उस पर्टिकुलर बॉन्ड का, उससे कुछ प्रोडक्शन या कुछ रिटर्न में कुछ मनी नेशनल इनकम में जो ऐड हो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस वजह से बॉन्ड्स का भी ख़रीदना बेचना हम इंक्लूड नहीं करते। तो ये कुछ नोटेबल पॉइंट्स थे गाइस
बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इन्हें ध्यान में रखें। अब आ जाता है डिफ़िकल्टीज़ इन एस्टिमेशन। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो एस्टिमेशन के दौरान आ जाती हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहली प्रॉब्लम, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकर्स अ प्रॉब्लम। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ फाइनल गुड। यहाँ पर आ गया पॉइंट कि एक प्रॉब्लम की तरह होता है। प्रॉब्लम की तरह कैसे होता है? क्योंकि हम जब भी इन्वेंट्री में इंक्रीज़ करते हैं, इन्वेंट्री में कुछ बढ़ाते हैं, तो जो गुड्स हमने बढ़ाए वो सिर्फ करंट प्रोडक्शन के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी इसी वजह से उनके वैल्यूएशन में आ जाती है प्रॉब्लम। क्योंकि जो हमने ऐड किया, जो इन्वेंट्री हमने ऐड की, वो इस साल के वाले इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगी, लेकिन क्या वो उसी प्राइस पे थी? अगर हमने कुछ रॉ मटेरियल 2017-18 में ख़रीदे थे 20 रुपये के, 18-19 में हमने उन्हें ऐड किया, तो हम उन्हें 20 रुपये वाले हिसाब से ऐड करेंगे, या आज उनकी कीमत 25 रुपये है तो उन्हें 25 रुपये के हिसाब से ऐड करेंगे? तो ये कुछ टाइप की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आ जाती हैं। तो ये है पहली दिक्कत। दूसरी प्रॉब्लम हमारी है एस्टिमेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो पोजेज अ प्रॉब्लम इन रेफरेंस टू द मेथड यूज्ड। ओके, जब हम डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन या तो फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे होता है या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे होता है। तो डेप्रिसिएशन कौन सा यूज़ किया था, कौन सा यूज़ कर रहे हैं अभी, क्या हिस्टोरिकल बेसिस है, क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन करें, तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम पोज करती हैं, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट मेथड नहीं है, कभी कोई मेथड कभी कोई मेथड, इस वजह से कभी क्लैरिटी उतनी आने में आ जाती है दिक्कत। थर्ड पिन पॉइंट सेज नेशनल इनकम अकाउंटेंट्स आर नॉट क्लियर whether certain products are like education, transport expenses are final or intermediate। जो नेशनल इनकम के अकाउंटेंट्स हैं, जो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करके हमें बताते हैं कि इतनी है इतनी नहीं, उन्हें खुद ही नहीं उतने क्लियर नहीं है, उन्हें इतना आइडिया नहीं है कि कुछ चीज़ें जैसे कि एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट के कुछ एक्सपेंसेस हो गए, ये फाइनल में रखें कि इन्हें इंटरमीडिएट में रखें। उन्हें खुद को थोड़ा सा ये क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता कि हमें कहाँ रखनी चाहिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हालांकि एजुकेशन भी एक चीज़ है जो कि हमें मिलती है, उससे उसका भी कुछ ना कुछ एडिशन होना चाहिए, बट उसको भी हम नहीं करते हैं। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस को कहाँ रखना है ये भी हमें नहीं पता, क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है या ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, वी ऑल्सो डोंट नो दिस। देन कम्स देयर इज़ नो क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। कोई क्लियर कट क्लैरिटी नहीं है कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है और फाइनल गुड क्या है। कुछ क्लियरली समझ में नहीं आता कि इंटरमीडिएट गुड्स हम किसको कहें और फाइनल गुड्स हम किसको कहें। अब हम इसको एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। फ्लावर, आटा, ठीक। कभी कभी अब अगर हम आटा की बात करें, हम अपने घर में आटा लेकर आते हैं तो वो हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक। आटा जैसे ही आता है हमारे घर में, तुरंत हम उसको मार के उससे रोटियाँ बनाते हैं और उसे खा लेते हैं, तुरंत उसे कंज्यूम भी कर लेते हैं। तो हमारे लिए आटा हमारे लिए इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। फाइनली बस हमने उसे ख़रीदा और कंज्यूम कर लिया। और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो होता है जो कंज्यूम करके फिर नेक्स्ट लेवल पर उसको यूज़ करके फिर किसी और को बेचा जाता है। तो फॉर अस, फॉर नॉर्मल कंज्यूमर्स, फ्लावर या आटा इज़ क्लियरली अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसे ख़रीद कर हम कंज्यूम कर ले जाते हैं। बट देयर कम्स अ ट्विस्ट। यही आटा, यही सेम चीज़ कि जब हम बात करें कि अगर किसी बेकरी में गया है तो क्या वो बेकरी वालों के लिए फाइनल प्रोडक्ट है? अगर बेकरी में आटे की ज़रूरत पड़ गई बेकरी वालों को, तो क्या वो आटा ख़रीद कर सीधे रोटियां बना के खा लेते हैं? नहीं। उस आटे का क्या पता वो ब्रेड्स बनाने में यूज़ करें, क्या पता उसको बेक करने में कोई यूज़ कर लें। तो बेक करने के बाद जो चीज़ फाइनली बनेगी, सपोज़ केक बनेगा या कोई भी चीज़ बन रही है, तो वो फाइनल प्रोडक्ट होगी। उनके लिए आटा तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ ना। एक बेकरी के लिए या एक किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आटा वुड बी अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, उसको यूज़ करके वो फिर अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। बट फॉर कंज्यूमर्स, बट फॉर अस, दिस आटा इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट। तो यही एक प्रॉब्लम है कि कोई प्रॉपर कोई डिस्टिंग्विश नहीं हुआ है, कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं हुआ है कि हाँ ठीक है, दिस इज़ अ फाइनल, दिस इज़ एन इंटरमीडिएट।
तो इस वजह से ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि हम खुद किसे फाइनल समझें और ख़ुद किसे इंटरमीडिएट समझें, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. Then comes last, lack of adequate and reliable data of incorporated sectors. कुछ सेक्टर्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, वहाँ पर प्रॉपर डेटा नहीं होता, इस वजह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है. और दिस प्रॉब्लम यूजुअली अकर्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. वो कंट्रीज़ जहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा सा कम है, पुअर है, वैसा ही वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है. So guys, in this video we have studied about the measurement of national income का very first method, जो कि है production method या फिर net product method. तो I hope so आप सबको समझ में आ गया होगा. And if you guys are new to the channel, please don't forget to subscribe, like, share to your friends, and thank you so much for watching the video.